Students, today we are going to discuss central bank, its meaning and features. So let us discuss what is central bank and what is the feature, what is the working of this bank. A central bank is an apex institution of a country that controls and regulates the monetary and financial system of the country. So it is a bank. This is clear that it is a bank and it is an apex institution. So institution on the top, an important one of a country that controls and regulates the monetary and financial system of the country. So monetary related to money supply, and the financial system of the country, its structure, its regulation, all things are done by central bank of any country. In India, RBI operates as central bank. In India, RBI, Reserve Bank of India, is the सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल बैंक जो है एक ऐसा बैंक है जो सभी मॉनेटरी एंड फिनेंशियल स्ट्रक्चर को, फिनेंशियल वर्क्स को ये जो है रेगुलेट करता है, ये मैनेज करता है. जैसे मनी सप्लाई हो गया, उसको ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. तो आरबीआई का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कंट्री का जो है फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, वर्किंग के लिए. वही नहीं, इसका जो है फिनेंशियल ही केवल नहीं, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका होल इकोनॉमी पे पड़ता है. तो आरबीआई जो आपको गवर्नमेंट को भी एडवाइस देता है फिनेंशियल रिलेटेड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो आरबीआई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है. जैसे महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया आपको, तो उस समय आरबीआई का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है. यदि स्लो डाउन हो गया है इकोनॉमी, फिनेंशियल क्राइसिस यदि आ गया है, रिसेशन यदि हो रहा है, तो उस समय आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक जो है वो इम्पोर्टेंट एडवाइस देता है. और जो उसके पास जो टूल्स अवेलेबल होता है रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, उसको यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. तो आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो एक मेन बैंक है, सभी बैंक का एक हेड है जो ना केवल बैंक्स को मैनेज करता है, फिनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है, बल्कि उसके अलावा जो है गवर्नमेंट को भी वो एडवाइस देता है. ठीक है, और भी बहुत सारा जो है उसका वर्क है जो हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे. नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक का क्या क्या फंक्शंस को हम देखते हैं. सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज करेंसी अथॉरिटी, जिसको हम लोग बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है करेंसी अथॉरिटी का मतलब? बैंक ऑफ इशू रेफर्स to a bank which has the legal right to issue currency. ऐसा बैंक जो करेंसी को इशू करेगा, ठीक है, वो आपको आरबीआई ही कर सकता है, सेंट्रल बैंक ही कर सकता है. दूसरा जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास ये पावर नहीं है कि नया करेंसी को जो है वो प्रिंट करके जो है वो सप्लाई कर सकता है. वो मनी को जो है क्रिएट करता है. हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देखे हैं, पिछला टॉपिक में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से जो है कॉमर्शियल बैंक जो है मनी को क्रिएट करता है, किस तरह से वो क्रेडिट को क्रिएट करता है. यदि वो क्रेडिट को क्रिएट करे, इसका मतलब मनी का सप्लाई भी जो है बढ़ रहा है. तो मनी का सप्लाई जो बढ़ रहा है, आपको इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए जो करेंसी इशू करेगा तो वो कमर्शियल बैंक के हाथ में नहीं रहता है, वो आरबीआई से रिक्वेस्ट करता है. और आरबीआई जो है आपको करेंसी का जो है फुलफिलमेंट, सप्लाई को वो फुलफिल करता है. सो करेंसी ऑफ अथॉरिटी का मतलब यही हुआ. बैंक ऑफ इशू भी हम लोग बोलते हैं. मीन्स राइट टू इशू जो होता है, राइट टू इशू द करेंसी, इसको बैंक ऑफ इशू हम लोग बोलते हैं. तो ये राइट टू इशू द करेंसी जो है किसके पास में? ये आरबीआई के पास में, सेंट्रल बैंक के पास में. इट इज़ द मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू इशू न्यू करेंसी. और जो सेंट्रल बैंक है उसका ये मॉनेटरी लायबिलिटी है, उसका जो ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है
टू इशू न्यू करेंसी, ठीक है। तो ये इसका जो है मतलब हुआ। नेक्स्ट सेकेंड जो पाएंगे, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। पहला, कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट जो होता है किसी भी कंट्री का, तो उसको बैंकिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन होता है, मनी का जो है आपको डिमांड होता है, उसको सेव करना रहता है, गवर्नमेंट को पैसा निकालना, क्रेडिट लेना रहता है। तो जितना भी आपको बैंकिंग रिलेटेड जो है वर्क होता है गवर्नमेंट का, वो सब आरबीआई ही संभालता है। तो यही बोला है कि कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंसेस ऑन करेंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। और जो कैश बैलेंस होता है गवर्नमेंट का, जो पैसा होता है, कैश होता है, वो आरबीआई के साथ ही गवर्नमेंट रखता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स को जो है एक्सेप्ट करता है आरबीआई से, डिपॉजिट्स वहाँ जमा करता है, पेमेंट्स देता है किसी को, कैरीज आउट एक्सचेंज एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। एक्सचेंज के अलावा और जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस है गवर्नमेंट का, वो आरबीआई के द्वारा ही होता है। उसके अलावा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। यही नहीं, गवर्नमेंट को जो है शॉर्ट टर्म लोन भी जो है आरबीआई प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, यानी कि उसके बदला में गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर जो है आरबीआई उसको करेंसी इशू करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरबीआई जो अपने मन से करेंसी को जो है आपको प्रिंट करते जाएगा और सप्लाई करते जाएगा और पूरा कंट्री में जो वेलफेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई जो है, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स नहीं होता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स नहीं होता है, जो जनरल आदमी होता है, वो ये सोचता है कि यदि आरबीआई जो है नोट को प्रिंट कर सकता है, पैसा को प्रिंट कर सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं करता है कि वो प्रिंट कर करके जो है सबको बांट देगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं समझ पाता है कि यदि मनी को बांट देगा प्रिंट करके, तो मनी का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा बांट रहा है, ज़्यादा मनी आदमी को दे रहा है, लेकिन सबके पास में मनी तो रहेगा, सबके पास करोड़ों रुपया रहेगा, लेकिन क्या होगा, सामान काफ़ी महंगा हो जाएगा। अब जो है 1 लीटर मिल्क दूध लेना है तो उसके लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया में 1 लीटर दूध मिलेगा। एक बिस्किट का डिब्बा खरीदना है तो उसके लिए तुमको जो है 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ये मनी का जो है ये ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ भी, क्योंकि मनी के सप्लाई के साथ साथ आपको गुड्स और सर्विस का भी फ्लो होना चाहिए। यानी कि मनी, जितना मात्रा में मनी जो है आ रहा है इकोनॉमी में, कंट्री में, उसी के समान, उसी के इक्वल वैल्यू में गुड्स भी प्रोड्यूस होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग देखे थे कि एक तरफ से मनी जो है आपको फ्लो कर रहा है, दूसरा तरफ से उसके अगेंस्ट में जो है गुड्स एंड सर्विस फ्लो कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा तो आपको ये जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लोन भी प्रोवाइड करता है आपको। थर्ड है कि मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट, मैनेजेस ऑल न्यू इशूज ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, सर्विसेज द पब्लिक डेब्ट आउटस्टैंडिंग, नर्चर्स द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो पब्लिक डेब्ट जो होता है, पब्लिक जो कर्ज होता है, उसको मैनेज करता है। गवर्नमेंट का जो लोन्स रहता है, ठीक है, लिया रहता है, उसको ये मैनेज करता है, उसको ये जो है देखता है। सर्विसेज द पब्लिक डेब्ट, और जो पब्लिक डेब्ट का जो आपको जो कुछ भी रेगुलेशन होता है, जो कुछ भी आपको इशूज़ रहता है कर्ज का, गवर्नमेंट का, तो वो सब को जो है आपको आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। नर्चर्स द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी लेता है उसके बदले मनी देता है, तो उसको नर्चर करता है। यानी कि उसको जो, उससे वो इंटरेस्ट कमाता है। ऐसा नहीं है कि उसको बस केवल रख दिया, ठीक है, उसको जो है वो इंक्रीज करता है, उसका वैल्यू को जो है इंक्रीज करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब जो आपको रोल हो गया। नेक्स्ट है एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फिनेंशियल मैटर्स, पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड प्लानिंग। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि गवर्नमेंट को ये सजेशन भी देता है, ये एडवाइस भी देता है। कौन सा एडवाइस देता है? तो आपको बैंकिंग रिलेटेड, फिनेंशियल मैटर्स जो होता है, मनी का सप्लाई रिलेटेड जो होता है, एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप किधर जो है, आप रिसोर्स को जो है किधर आप जो है मोबिलाइज करना चाहते हैं, किधर जो यूज करना चाहते हैं, आपके पास जो इनकम, जो आपके पास जो पैसा है, उसको कहाँ खर्च करना चाहिए, किस जगह पे,
कौन सा सेक्टर में, तो ये सब इसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो उस समय उसमें भी जो है आरबीआई का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे एक देखिए, आप देखिए एक और जो है आपको आरबीआई का एक सेशन रिसेंटली आपको सेशन देते हैं कि जो इसमें रघुराम राजन जो थे उसी समय ये कॉन्सेप्ट आया था कि जो पैसा जो सब्सिडी दिया जाता है या फिर जैसे कि स्कॉलरशिप दिया जाता है किसी स्टूडेंट्स को, जो है गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप दे रहा है या कोई पोशाक दे रहा है, ड्रेस दे रहा है, साइकिल के लिए पैसा दे रहा है, या फिर ओल्ड एज पेंशन जो है वृद्ध आदमी को जो पेंशन मिलता है वो दे रहा है। तो पहले हाथों हाथ मिलता था, उसमें क्या होता था, कमीशन खाता था, जो बीच वाला जो मिडिल मैन होता था ब्रोकर, वो कमीशन खाता था। यानी कि यदि गवर्नमेंट जो है 5,000 रुपया यदि किसी को दिया स्कॉलरशिप में, तो जो स्टूडेंट है उसके पास में जो है 1,000 या 2,000 पहुंचता था, 2,000 3,000 जो है रास्ते में गायब हो जाता था, हर एक जगह कमीशन लेता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, इसको ख़त्म करने के लिए आरबीआई कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यों नहीं डायरेक्ट मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए अकाउंट में ही, तो बीच में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अब जो है डायरेक्ट जो है उसको ऊपर से ही जो मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जितना रुपया सरकार भेजा उतना का उतना ही पैसा जो है चला जाता है पास में। अभी बहुत सारा जो है जन धन योजना है, या फिर जो है किसान योजना जो है, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना जो है, उसमें पैसा दिया जाता है आपको। तो उसमें डायरेक्ट जो अमाउंट चला जाता है, 1 रुपया भी जो है कम नहीं होता। जैसे 2,000 रुपया यदि भेजे गवर्नमेंट, तो 2,000 रुपया चला जाता है, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता है। तो ये सब एडवाइस जो है, सजेशन जो है आपको टाइम टू टाइम देते रहता है। तो इसको मैनेज करता है आरबीआई द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये करप्शन जो है ये कम होता है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो होता है, ये क्रोनी सोशलिज्म जो होता है, क्रोनी सोशलिज्म का मतलब होता है क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं साठ गांठ की सरकार, आप सुने होंगे। यानी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, बदले में आप हमको वोट दीजिए। तो जो क्रोनी सोशलिज्म होता है इसमें आपको ये चीज़ को देखने को मिलता है कि लीडर जो है बोलता है कि हम आपको पैसा देता है, और अपने आप को समझता है कि नहीं हम ही पैसा उसको दे रहे हैं। ये नहीं सोचता कि वो जो गवर्नमेंट का जो है पैसा जो है दिया जा रहा है। तो पैसा मिलता था, लीडर देता था, उसके बदले में जो बोलता था हमको वोट दीजिए। तो इसको ख़त्म किया गया। इसको कैसे ख़त्म किया गया, तो अब अमाउंट जो है वो किसी लीडर के द्वारा जो है नहीं दिया, किसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, बल्कि अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ को जो है करप्शन को, इससे क्या होगा, इससे डिस्करेजमेंट मिलेगा, इससे बढ़ावा नहीं होगा। तो ये सब जो है आपको ये सब एडवाइस जो आपको देता है। एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको गवर्नमेंट का एजेंट की तरह भी काम कर, जैसे कलेक्शन टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है, या पेमेंट्स किसी को देना। गवर्नमेंट भी यदि गवर्नमेंट किसी को पेमेंट करना चाहता तो जो आपको आरबीआई के द्वारा जो है उसको आपको पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स। आरबीआई जो है बैंकर्स बैंक है, यानी कि बैंक का भी बैंक है। यानी कि जितना भी कमर्शियल बैंक्स है वो सब आरबीआई के अंदर में ही आता है, ठीक है। एज ए बैंकर्स बैंक इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग। बैंकर्स बैंक को मैनेज करता है, उसको सुपरवाइज करता है। पहला है कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। बैंकर्स बैंक यानी कि बैंक का भी बैंक है, इसका क्या पहला वर्ग क्या है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ कैश से मतलब होता है कि इट होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू डिपॉजिट CRR कैश रिजर्व रेशियो विद द सेंट्रल बैंक एज ए मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि CRR क्या होता है। गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज ऑफ जो करेंसी है, जो आपको ये डिपॉजिट है, उसको आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है, ठीक है, उसको क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो ना ही बैंक के पास में कैश रहेगा और ना ही जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा यदि उसके पास डिपॉजिट रहेगा, कैश रहेगा, तो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो क्रिएट करेगा। तो बैंक उस आरबीआई उसको रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये जो है रूल जो है बना दिया है। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड clearing and remittances facilities. The central bank holds excess reserves of banks to meet any clearing drains due to settlement with other banks. ना एक दूसरा बैंक के बीच में यदि कोई इशू हो जाता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड, तो उसको जो है सेटल करता है आपको आरबीआई, ठीक है। तो उसके लिए इसके पास में एक्सेस रिजर्व जो है आपको बैंक रखता है। और यदि कोई जो है फॉल्ट हो जाता है, आपको दो बैंक के बीच में यदि आपको कोई आपको ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई इशू होता है, तो उसको आरबीआई जो है उसको आपको मैनेज करता है, उसको फुलफिल करता है, ठीक है, मनी को ट्रांसफ़र करके, रिजर्व से जो है मनी को दे करके। तो उसको क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शंस बोलता है।
लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये जो है आपको इंपॉर्टेंट वन है। इट मेक्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम, ये जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है आपको ये कमर्शियल बैंक्स के लिए अवेलेबल रहता है आरबीआई के पास में। जब भी फिनेंशियल क्राइसिस या जब भी नीड रहता है बैंक को, कमर्शियल बैंक को, तो सीधे वो आरबीआई के पास पहुंचता है और आरबीआई उसको लास्ट में देता है। इट गिव्स फिनेंशियल एकोमोडेशन दैट इज़ लोन, इसका मतलब होता है टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटीज़, और आपको कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ के बदले में जो है आपको ये मनी जो है दिया जाता है, लोन जो है दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो फिनेंशियल सिचुएशन यदि गड़बड़ है, क्राइसिस है, या फिर ज़रूरत है उसको, तो उस समय में उसको दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, विल सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।